हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका रहमान। आज के इस वीडियो में क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 विविधता की समझ पार्ट 2 लेकर आए हैं। हमने पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, जैसे विविधता क्या है और विविधता कैसे हमारे जीवन को समृद्ध करती है और बहुत कुछ पढ़ा था। तो अगर आप तक अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके वो वीडियो आप जाके देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विविधता की समझ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है भारत में विविधता। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वो अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, उनके अलग अलग तरह के पहनाव हैं, वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनके कार्य करने का तरीका अलग है। तो अगर हम ध्यान से सोचें वास्तव में पाएंगे कि ये लोग जितने भी कार्य कर रहे हैं वो एक ही है, बस उनके करने का तरीका अलग है। तो आइए समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे पूजा करना। तो हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों में ही, बल्कि सारे धर्म में पूजा होती है, पर उनके करने का तरीका अलग होता है। तो जैसे कि मुस्लिम धर्म में रमज़ान आता है तो उसमें वो रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को मनाने की कोशिश करते हैं। और हिंदू में भी नवरात्रि आती है। नवरात्रि में वो व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। तो लगभग इनका मकसद एक ही है, पूजा करना, पर तरीका अलग है। तो इसी कारण कहा गया है कि भारत में विविधता तो है, पर उनके करने का तरीका अलग है, पर ये एक ही चीज़ है। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे चाय पीना। तो भारत में लगभग सभी लोग चाय पीते हैं, पर सबके चाय पीने का तरीका अलग है। कोई गिलास में चाय पीता है, कोई कप में पीता है, तो कोई कटोरी में पीता है, तो कोई मिट्टी के बर्तन में चाय पीता है। तो उनका चाय पीने का तरीका अलग है, पर वो पी तो चाय रहे हैं ना। तो भारत में विविधता है। अतः गहराई से सोचने पर हमें पता चलता है कि हम एक ही तरह के काम करते हैं, पर हमारे करने का तरीका बस चेंज होता है। तो आइए हम समझते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तो वो है हम विविधता को कैसे समझें। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए समझते हैं। करीब 200-225 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज़, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। वह पानी के जहाज़ में या घोड़े पर या ऊँट पर या पैदल ही चल के एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। तो उनकी यात्राओं का कारण था पहला कारण था कि खेती करना या बसना। दूसरा कारण था जमीन की तलाश में। तीसरा कारण था व्यापार या
काम की तलाश में। चौथा कारण था युद्ध। युद्ध के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते। और पांचवा सूखा और अकाल। तो इन्हीं कारणों से लोग यात्रा करते थे। जब वो यात्रा करके नई जगह पे जाते तो वहाँ जाकर बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वह नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वह पुरानी संस्कृति पर चलते थे अपने। इस तरह उनकी भाषा भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभर के आई। अब आइए समझते हैं कि विविधता के कारण। विविधता होने के कारण तो पहला है इतिहास, अर्थात विविधता इस वजह से भी होती है कि किसी स्थान का इतिहास कैसा है, यानी अगर वहाँ का इतिहास अलग होगा तो लोग भी अलग ही होंगे। इतिहास सबसे मायने रखता है। और दूसरा है भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति इसके कारण भी विविधता उत्पन्न होती है, विविधता की उत्पन्नता होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास और पहाड़ी इलाके पर रहने वाले लोगों में अगर अंतर देखें तो बहुत अंतर है। यहाँ के लोगों का पहनावा अलग होगा, यहाँ के लोगों का पहनावा अलग होगा, यहाँ के लोगों का खान पान अलग होगा, यहाँ के लोगों का कार्य करने का तरीका अलग होगा। तो बहुत सारी डिफरेंट होती है। तो इस भौगोलिक स्थिति के कारण भी बहुत सारे विविधता उत्पन्न होती है। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण से समझते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो आइए लद्दाख के उदाहरण से समझते हैं। जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तान है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती होती है या फिर खेती करना संभव भी नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका होता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और इन्हीं से वो पश्मीना शाल बनाते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीनी शालें बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एक खास तरह का छेना है। यह मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ की कई घाटियाँ जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले जाते हैं।
जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया और आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते में ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। तो लद्दाख में पश्मीनी शाल के कारण ही व्यापारी आकर्षित हुए। तो आइए समझते हैं दूसरा उदाहरण लेकर केरल का। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापार केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले भारत आए, जिससे भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत से मुसलमानों का जीवन विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की सबसे यही बड़ी इज्जत थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्जत थी। वास्को डी गामा भी पानी के जहाज़ से यहाँ आया और पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन्हीं सभी ऐतिहासिक कारणों से केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, ईसाई, हिंदू, बौद्ध आदि धर्मों का पालन करते हैं। चीन के व्यापारी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वह चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वाला कहते हैं। चीना वाला। और इन्हें चीना वाला कहते हैं। और तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी बोलते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं चीन में हुई है। केरल की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, जो वहाँ का जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयोग है। और यहाँ के लोग अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो आइए केरल और लद्दाख में तुलना करें। तो आइए लद्दाख और केरल में तुलना करके देखते हैं। तो जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे लद्दाख रेगिस्तानी इलाके में है, यानी बर्फ़ के रेगिस्तान में, और केरल समुद्री व पहाड़ी इलाकों के बीच में है। और हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में भी एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है, यानी यहाँ पर चीनी और अरब के व्यापारी आए और केरल में भी चीनी और अरब के व्यापारी ही आए। अर्थात दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसाले की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस तरह पता चलता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को।
जो है विविधता में एकता। तो भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, अलग अलग धर्म के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि वह भारत के लोग में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि एक दूसरे से वह भिन्न नहीं है। लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि वह एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू जी की एक किताब है, उसमें लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये भारत की ही गहरी है और जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने का भावना है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। और आप जानते हैं क्या कि जो ये हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय झंडा, ये सब हमारी एकता का एक अनेकता में एकता है। तो हमारे भारत में अनेकता में एकता है। तो इस तरह हमारा यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देखें, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। तो आप वो वीडियो भी देखिए और ये वीडियो भी देख लें, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेकर आऊँगा और उसको देखना ना भूलें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।